हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी की यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हम बात करेंगे होलिस्टिक टीचर डेवलपमेंट, नर्चरिंग द पंचकोशास। तो आज हम बात करेंगे कि टीचर का जो समग्र डेवलपमेंट है, वो हम विकास है वो कैसे कर सकते हैं पंचकोशास के जरिए। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम बाकी जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट टीचर एंड सोसाइटी में जाकर आप उस सारे सिलेबस को देख सकते हैं जो भी अभी तक हो चुका है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा टीचर एंड सोसाइटी के नाम से। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की आज हम क्या बात करने वाले हैं। जो होलिस्टिक टीचर डेवलपमेंट है वो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर एक तरह से समग्र डेवलपमेंट हो गया, उसका विकास हो गया। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसको पैडागोजिकल स्किल्स आ गई, इट मीन्स कि उनको पढ़ाने का तरीका आ गया, उनको ये पता चल गया कि कैसे टीचिंग करानी है। बल्कि इसका मतलब ये है कि टीचर को हर तरह से उसका विकास होना चाहिए। हर सारे शरीर का, माइंड का भी, बॉडी का भी और उसकी स्पिरिट का भी, टू क्रिएट अ वेल राउंडेड, कंपैशनेट एंड अफेक्टिव एजुकेटर। ताकि हम क्या क्रिएट कर सके, वेल राउंडेड टीचर क्रिएट कर सके, कंपैशनेट टीचर क्रिएट कर सके, जो दयालु हो, जो सभी की बात सुनता हो, और अफेक्टिव एजुकेटर की जो ऐसी एजुकेशन कराए जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे, खुद भी अच्छा रहे, खुद का मन भी शांत रहे और बच्चों को भी वो अच्छे से हैंडल कर सके एक अफेक्टिव लर्निंग कराने के लिए। अ पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर दिस इज अ पंचकोशास मॉडल। तो इसके लिए अब क्या आया है, पंचकोशास मॉडल को दोबारा से रीडेवलप किया है। इट मीन्स कि हमारे सिलेबस में लाया गया है। इससे पहले पंचकोशा जो वैदिक एजुकेशन में हम पढ़ते आए हैं, तो ऐसे एजुकेशन में हमें देखने को नहीं मिला ज़्यादा, पर अब इसका इस्तेमाल होने लगा है। आप पंचकोशास मॉडल के ज़रिए अपने शरीर को बिल्कुल आप स्वस्थ रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं अपने मन को इन पंचकोशास के ज़रिए। तो देखेंगे आज हम इस वीडियो में कि कैसे कर सकते हैं एज़ अ टीचर आप इस पंचकोशास मॉडल से अपने आप को डेवलप। ओके, तो ये इंडियन फिलॉसफी में इनके बारे में बताया गया है, जो 5 लेयर बताते हैं। 5 लेयर को ही बोलते हैं कोशास। ओके, लेयर्स को बोलते हैं कोशास, और ये 5 लेयर बताई गई हैं हमारी ह्यूमन की एग्जिस्टेंस की, ह्यूमन के अस्तित्व की, मानव अस्तित्व की 5 एग्जिस्टेंस बताई गई हैं। अप्लाइंग दिस मॉडल टू टीचर डेवलपमेंट, अगर हम ये मॉडल अप्लाई करेंगे टीचर डेवलपमेंट में, तो इससे एडुकेटर जो है वो इंटेलेक्चुअली ही ग्रो नहीं करेगा, मतलब उसका जो माइंड है वही ग्रो नहीं करेगा, बल्कि इमोशनली भी ग्रो होगा, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, है ना। उसके अंदर आध्यात्मिकता भी आएगी, फिजिकली भी वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा और इमोशनली भी वो हैंडल कर पाएगा सिचुएशंस को, लीडिंग टू ह्यूमन फ्लरिशिंग इन देमसेल्फ एंड देयर स्टूडेंट्स, कि वो खुद में भी बदलाव कर सकेगा, खुद में भी अच्छा कर सकेगा और उसके स्टूडेंट्स में भी। बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं पंचकोशास या 5 कोशास या 5 लेयर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अन्नमय कोश की, दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी। ओके, उसके बाद है प्राणमय कोश की, प्राणमय की जो रिलेटेड है आपकी एनर्जी बॉडी से, है ना। आफ्टर दैट इज द थर्ड वन इज मनोमाया कोश, मनोमय कोश जो आपकी इमोशनल बॉडी से रिलेटेड है। एंड द फोर्थ वन इज विज्ञानमय कोश। ये जे जो है, जे को हम हिंदी में अगर बात करें तो ऐसे अगर प्रोनाउंस करेंगे तो ग की साउंड होती है, ठीक है, ग की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो विज्ञानमय कोश है। तो विज्ञानमय कोश इज रिलेटेड टू विजडम बॉडी, मतलब आपकी नॉलेज से रिलेटेड है। आफ्टर दैट इज द लास्ट वन इज द आनंदमय कोश, दैट इज रिलेटेड टू ब्लिस बॉडी, मतलब जिससे आप पूरे स्वस्थ, आपकी आत्मा जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, आप खुशी खुशी रहते हो बहुत ज्यादा। तो उससे रिलेटेड है आनंदमय कोश, जैसे कि बता भी रहा है ना अपने वर्ड से। ये 5 लेयर्स हैं हमारे शरीर में, जिनको अगर आप डेवलप कर लोगे तो आप हमेशा एक सुखी जीवन भी जी सकते हो, अपनी टीचर भी अपनी टीचिंग में इसे हेल्प में ले सकते हैं, ताकि वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सके, अपनी पर्सनल लाइफ को भी इम्प्रूव कर सके। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं अन्नमय कोश से। अगर आपसे पेपर में आ जाए, अगर इनमें नहीं तो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी आए, अगर इसके एक तरह से क्रोनोलॉजी के बारे में पूछेंगे तो आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। एक तरह से क्रोनोलॉजी दी हुई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अन्नमय कोश से। तो अन्नमय कोश इज रिलेटेड टू फिजिकल वेलबींग, कि आप अपने आप को कितना स्वस्थ रखते हो, जो कि एक टीचिंग की बहुत बड़ी फाउंडेशन है। अगर स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो टीचिंग कैसे करा पाओगे या फिर खुद भी कैसे पढ़ पाओगे। टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पढ़ा रहे हो, है ना,
और बस पढ़ा दिया और फिर आ गए, है ना। टीचिंग का मतलब ये कि आप खुद भी पढ़ते हो उसमें ना, आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरह रहते हो जीवन पर्यंत, आप भी कुछ सीखते हो। तो उसके लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अ टीचर्स फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट देयर एनर्जी लेवल। तो टीचर की जो फिजिकल हेल्थ है वो उनके एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्लासरूम प्रेजेंस में और रेजिलियंस में। ओके, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है या अफेक्ट करती है किसको, टीचर की हेल्थ, है ना। तो अगर एनर्जी लेवल कैसा है वो टीचर का क्लास में, वो डिपेंड करेगा कि टीचर कैसा महसूस कर रही है या फिर उनकी फिजिकली कैसे प्रेजेंट है वो, है ना, उनकी जो शरीर है वो कितना स्वस्थ है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट किसको अफेक्ट करती है, टीचर की फिजिकल हेल्थ को। सो की फोकस एरियाज क्या क्या होने चाहिए, टीचर को अपनी हेल्दी शरीर कैसे बनाना चाहिए। सो उसके लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन, तो उसको न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें खानी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, है ना। उसमें सारे विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, सबको मिला के उसको अपना शेड्यूल रखना चाहिए ताकि वो मेंटेन कर सके एनर्जी लेवल। आफ्टर दैट डेली एक्सरसाइज भी होनी चाहिए और मूवमेंट भी, कि सिर्फ एक जगह बैठकर ही काम ना करे बल्कि योगा भी करे, वॉकिंग भी करे और एनी फिजिकल एक्टिविटी टू स्टे फिट, ताकि वो फिट रहे। आफ्टर दैट इज रेस्ट एंड स्लीप, कि रेस्ट भी ले और अच्छी नींद भी ले। हमें बताते हैं कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए, ये तो मिनिमम होती है। ओके, सो एंश्योरिंग एडिक्वेट स्लीप, की एक अच्छी नींद लेने से क्या फोकस बना रहता है और पेशेंस रहती है टीचिंग में। ओके, पेशेंस इन टीचिंग। आफ्टर दैट इज पोस्चर एंड वॉइस केयर। सो अपने आवाज़ की भी केयर करनी चाहिए, और वो कैसे करोगे आप, पानी पीकर या फिर प्रैक्टिस करके, है ना। तो आप गुड पोस्चर बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है एज़ अ टीचर, क्योंकि आप एक आइडल की तरह काम करते हो क्लासरूम में, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, कई बच्चे ऐसे भी मानते हैं आपको, है ना। तो इसके लिए आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो भी फिट होनी चाहिए, आपकी जो वोकल हेल्थ है मतलब आपकी आवाज़ है वो भी अच्छी होनी चाहिए, कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए। इट इज़ क्रूशियल फॉर टीचर्स हु स्पीक फॉर लॉन्ग आवर्स। तो आपकी जो वॉइस है वो इतनी इसलिए अच्छी होनी चाहिए, जो जो टीचर्स हैं बहुत देर-देर तक पढ़ाते हैं, जो हर क्लास में पढ़ाते हैं, है ना? तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर टीचर्स क्या हैं? इनकॉर्पोरेट माइंडफुल ईटिंग एंड हाइड्रेशन, कि उनको ऐसी ईटिंग करनी चाहिए जो उनके माइंड के लिए हेल्दी हो, उनके पूरे शरीर के लिए हेल्दी हो, है ना? और हाइड्रेशन मतलब उनको कॉन्शियस वे में ईटिंग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया। हाइड्रेशन मतलब प्रॉपर उनको पानी लेना चाहिए, है ना? जूस पीना चाहिए ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। आफ्टर दैट इज़ योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके। एंड द थर्ड वन इज़ अवॉइड बर्नआउट बाय एंश्योरिंग प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, की क्या करना चाहिए उन्हें, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और रिलैक्स देना चाहिए अपने शरीर को, ताकि जो भी गलत चीज़ें हैं वो शरीर से निकल जाएँ। ओके, उसके बाद आता है द सेकंड वन इज़ प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश इज़ रिलेटेड टू एनर्जी एंड इमोशनल वेलबींग। तो ये एनर्जी और इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हो एज अ टीचर। मैनेजिंग क्लासरूम एनर्जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस कोर्स की भी, इस लेयर की भी, क्योंकि एज़ अ टीचर जब आप बीएड करके क्लासेस में जाके पढ़ाते हो तो आपको अपना इमोशनली कैसे कंट्रोल करना है खुद पे और बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है क्लास में, वो सब डिपेंड करता है आप पर ही। अगर आपका प्रणमय कोश और जो फर्स्ट हमने पढ़ा अन्मय कोश जो है वो अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे क्लास को मैनेज। सो द सेकंड लेयर इज द प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश दिस लेयर फोकस ऑन ब्रीथ कंट्रोल एंड इमोशनल बैलेंस, कि आप इमोशनल कितने बैलेंस कर सकते हो खुद को। फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा बट फिजिकल पनिशमेंट अलाउड नहीं है, तो आप उस टाइम में कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे आप फोकस करोगे कि ये सब नहीं करना और दूसरी तरह से बच्चों को संभालोगे। तो इट हेल्प टीचर्स मेंटेन कामनेस एंड हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली। तो अगर आप प्राणमय कोश की प्रैक्टिस करोगे, अपने ब्रीथ पे कंट्रोल पालोगे अपने, है ना, तो क्या होगा, आप जो स्ट्रेस है उसको हैंडल कर पाओगे बहुत अच्छे से और आपके अंदर एक शांति वाली भावना आएगी। ओके, सो अब फोकस एरियाज क्या है, सबसे पहला ब्रीथ अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको प्राणायाम करना चाहिए डेली। ब्रीथ कंट्रोल मतलब आप प्राणायाम करो
है ना, और टू मैनेज द स्ट्रेस एंड मेंटेन पेशेंस, कि अपने अंदर पेशेंस रखने के लिए और स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर दैट इज इमोशनल रेगुलेशन, कि इमोशनल रेगुलेशन भी होना चाहिए आपको। सो इट मीन्स कि डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए, है ना, खुद को सेल्फ अवेयर करो, खुद के बारे में पता करो कि आप में क्या कमियां हैं, आप कैसे चीज़ों को कंट्रोल, आप कैसे ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, या आपको कैसे सिचुएशन में काम रहना है, शांत रहना है। तो वो सारी चीज़ें आप डेवलप करो खुद में टू हैंडल चैलेंजिंग क्लासरूम सिचुएशन, जो आपको क्लासरूम में फेस करनी पड़ती हैं बच्चों से रिलेटेड या फिर और आपके कलीग से रिलेटेड, उन सब से रिलेटेड आपको खुद से ही अवेयर होना है, खुद से ही सारी चीज़ें सीखनी है। सो उसके बाद है बिल्डिंग पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करो अपने अंदर, मतलब ऐसी चीज़ें करो डे बाय डे जो आपके लिए बहुत अच्छी है, जो आपको खुश रखती हो ना। सो क्रिएटिंग एन अपलिफ्टिंग एंड मोटिवेटिंग प्रेजेंस इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में भी ऐसे रहो बहुत खुशी से, एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आओ क्लासरूम में, ताकि बच्चे भी खुश हो और आप भी अच्छे से पढ़ा सको, अपना जो एम है वो कंप्लीट कर सको। सो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं टीचर्स के लिए, इसके लिए प्रणमय कोश के लिए? सो क्या कर सकती हैं? प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिफोर क्लास टू स्टे काम एंड सेंटर्ड, की स्कूल में आने से पहले, क्लास में जाने से पहले वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, मतलब प्राणायाम कर सकती हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो काम रहे, शांत रहे और सेंटर्ड रहे, मतलब फोकस रहे अपनी पढ़ाने पर ही। ओके, माइंडफुलनेस टेक्निक्स को यूज कर सकती हैं, मतलब जिससे वो कॉन्शियसली जो चीजें करेंगी वो अवेयर रहे चीजों के प्रति, टू हैंडल स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, और इमोशनल बैलेंस को, कि ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं ना कई टीचर्स या फिर कई लोग, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो माइंडफुलनेस टेक्निक्स का यूज़ कर सकती हैं, मतलब कॉन्शियस वे में पढ़ा सकती हैं, जैसे योगा करके और ये प्राणायाम करके, है ना, एक्सरसाइज करके, ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट इज डेवलप अ मेडिटेशन करके एक तरह से ना। फिर है डेवलप अ डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस टू कल्टीवेट पॉजिटिविटी, कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करो। इट मीन्स कि जो भी जिसने भी आपकी हेल्प करी है उसके प्रति आप कृतज्ञता शो करो, कि आप उनके बहुत ज़्यादा आभारी हो, जिससे एक पॉजिटिविटी आए आपके अंदर भी और सामने वाला आपको देखकर भी पॉजिटिव फील करे। ठीक है, उसके बाद है द थर्ड वन इज मनोमय कोश। तो मनोमय कोश इज रिलेटेड टू मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाता है और आप मेंटली कैसे प्रिपेयर रहते हो क्लासरूम के लिए। इट मीन्स कि फोस्टरिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, कि आप कैसा माइंडसेट लेकर जा रहे हो क्लास में, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपके कैरेक्टर पे और आपके उस सोशल कॉन्टेक्स्ट पे। ओके, सो अ टीचर्स मेंटल एंड इमोशनल स्टेट डीपली इम्पैक्ट स्टूडेंट लर्निंग एंड क्लासरूम कल्चर। तो एक टीचर का मेंटल और इमोशनल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो अवस्था है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है स्टूडेंट की लर्निंग पे और क्लासरूम के कल्चर पे, कि क्लासरूम कैसा है, वहाँ पे बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, तो कैसा कल्चर है क्लासरूम का, वो सब उसकी टीचर की मेंटल और इमोशनल स्टेट पे डिपेंड करता है। सो दिस कोशा फोकस ऑन मैनेजिंग थॉट्स, की टीचर कैसे अपने थॉट्स और थिंकिंग मैनेज कर रही है, इमोशंस एंड ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग, कि वो क्या क्या सोचती है बच्चों के बारे में, कैसे उसे चीज़ें करानी है, उसे अपना जो लेसन प्लान बनाती है उसे वो कितना याद रहता है, वो कितना समझ आता है, ताकि वो बच्चों को भी समझा सके। तो उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को मनोमय कोश में आएगा। सो इसमें फोकस एरियाज क्या है? सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स एंड कलीग्स, कि क्या करें टीचर को, क्या करना चाहिए, इमोशन समझने चाहिए खुद के भी और बच्चों के भी, ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाए स्टूडेंट्स के साथ और उसके कलीग्स के साथ, जो उसके साथ काम करते हैं। ठीक है, उनके साथ उनका अच्छा रिलेशन बन पाए, पॉजिटिव रिलेशन हो पाए, इसलिए उन्हें खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्मचिंतन करके कर सकते हैं वो, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ को करके, जैसे मेडिटेशंस के थ्रू वो कॉन्शियस हो सकते हैं अपने सामने अपने पास होने वाली एक्टिविटीज़ से, ताकि वो कोई गलत कदम पे ना जाए या गलत कदम ना उठाएं या फिर ऐसी एक्टिविटी ना करें जो दूसरों को हार्म करे। और सेल्फ इंक्वायरी के थ्रू, मतलब खुद से ही क्वेश्चन पूछे कि क्या मैंने कल से कुछ बेहतर किया है, क्या मैं और अच्छी होती जा रही हूँ, तो सेल्फ इंक्वायरी करना, ताकि टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट आ सके। ओके, उसके बाद है रेजिलियंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, लर्निंग टू कोप विद चैलेंजेस, कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे उससे एक तरह से उसको कोप करना, या फिर आप बोल सकते हो कि उससे छुटकारा पाना या फिर उससे बढ़ना, उससे आगे ना, तो चैलेंजेस को
फेस करके और फिर उसको हटाना है ना। सो लर्निंग टू कोप विद चैलेंजेस विदाउट फ्रस्ट्रेशन, कि आप चैलेंजेस भी हो रहे हैं आपके क्लासेस में, आपको फील हो रहे हैं या फिर आपको देखने को मिल रहे हैं, बट आप बिना फ्रस्ट्रेशन के साथ, बिना उससे स्ट्रेस्ड हुए आप बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हो ना। तो कोप मतलब यहाँ पे मैनेज हो गया, कि मैं भूल गई थी वो वर्ड। तो मैनेज करना, आप चैलेंजेस को मैनेज कर रहे हो विदाउट फ्रस्ट्रेशन एंड बर्नआउट, की बिना गुस्सा करे और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। सो आफ्टर दैट प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं टीचर्स के लिए? सबसे पहले एंगेज इन जर्नलिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस आफ्टर ईच क्लास। कि जर्नलिंग मतलब यहाँ पे क्या है, कि खुद पे रिफ्लेक्शन करे, खुद अपनी डायरी बनाए, है ना, कि उसने क्या क्लास में किया, अगर उसके इमोशनल जो चीज़ें हैं वो क्लास में आ रही हैं, पर्सनल चीज़ें क्लास में आ रही है, तो उससे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकती है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करे या फिर एक डायरी मेंटेन करे, जिससे वो हर क्लास का एक तरह से रिजल्ट देख सके, कि क्या रिजल्ट है, मेरा क्या रिजल्ट है और बच्चों का क्या रिजल्ट है। ओके, सो उसके बाद है कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट, कि उसके अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर नेगेटिव वाइब्स नहीं होनी चाहिए, कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते या मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अच्छा नहीं कर सकती या बच्चे अच्छा नहीं कर सकते कभी भी। सो व्यू मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, की जो मिस्टेक्स हैं, उसकी जो मिस्टेक्स है टीचर्स की, उनको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें, ना कि उनको नेगेटिव वे में ले, कि अब अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो अब कुछ सही नहीं हो सकता। ओके, तो ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए जो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़े या फिर तरक्की की तरफ बढ़े। आफ्टर दैट इज यूज मेडिटेशन, तो मेडिटेशन का यूज करना चाहिए और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का, प्राणायाम वगैरह का, टू रिड्यूस एंग्जाइटी, जिससे एंग्जाइटी को वो रिड्यूस कर सके, जो स्ट्रेस है उसको, और मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सके, कि अपनी जो मन में उसकी चीज़ें हैं उनमें क्लैरिटी बनी रहे, कि कोई एक तरह से डाउट ना हो किसी भी चीज़ का। ओके, सो उसके बाद है फोर्थ वन इज द विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश इज रिलेटेड टू विजडम और एथिकल टीचिंग। विजडम मतलब जो ज्ञान होता है उससे रिलेटेड, और एथिकल टीचिंग की क्या सही है क्या गलत है बच्चों को ये पढ़ाना और खुद भी समझना, है ना, तो नैतिक जो टीचिंग है वो कराना। सो डीपनिंग पैडागोजिकल एंड एथिकल अंडरस्टैंडिंग, कि पैडागोजिकल स्किल्स को डेवलप करना, पैडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग को, कि आर्ट ऑफ टीचिंग को, कैसे आप पढ़ा रहे हो, किस टेक्निक्स के साथ पढ़ा रहे हो, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ा रहे हो, फिर किस मेथड के साथ पढ़ा रहे हो, उसको डीपन करना बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, और एथिकल अंडरस्टैंडिंग भी समझना अपनी, या समझाना बच्चों को। सो दिस कोर्स इज अबाउट हायर नॉलेज। सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं, आपको उससे भी परे ज्ञान होना चाहिए बहुत सारा। एथिकल डिसीजन मेकिंग आप एबिलिटी होनी चाहिए, और इंट्यूटिव विजडम होना चाहिए आपके अंदर, मतलब आप ऐसा विजडम लो जो कॉन्शियस हो, मतलब आपके अंदर ऐसा ज्ञान, चेतन ज्ञान होना चाहिए एक तरह से ना, आप चेतना में हो, आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो सभी के लिए बेनिफिट करे। सो इट अनेबल्स टीचर्स टू गाइड स्टूडेंट नॉट जस्ट अकेडमिकली, तो इससे जो टीचर्स जो हैं वो गाइड कर सकेंगे स्टूडेंट को, ना ही मतलब अकेडमिकली ही नहीं, बल्कि मोरली और इंटेलेक्चुअली, कि उनका जो विकास है, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ाएंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ाएंगी, और उनका जो मॉरल डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बच्चों को अकेडमिकली मतलब उनके सब्जेक्ट्स के बारे में ही ना पढ़ा के या बता के, उनको मॉरली भी बताए और उनको इंटेलेक्चुअली भी चीज़ें बताए, मतलब उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना, ये सारी चीज़ें भी उनकी इंक्रीज करे, किनकी, बच्चों की। सो की फोकस एरियाज कौन से हैं? सबसे पहले डीप लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कि एंगेजिंग इन कॉन्टिन्यूस लर्निंग, टीचर जो है वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग में एंगेज रहने चाहिए। इट मीन्स कि वो खुद भी जीवन पर्यंत सीखते रहें, वर्कशॉप्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू, है ना, तो इन सब के थ्रू खुद भी सीखते रहें, रिसर्च करते रहें, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको देखना, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, खुद के इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान दें। आफ्टर दैट इज एथिकल टीचिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ करें, मतलब फेयरनेस, फेयरनेस होना चाहिए उनकी चेकिंग में, उनकी इवैल्यूएशन में, इंटीग्रिटी, कि वो सच्चाई से या फिर एक तरह से ऑनेस्टी के साथ बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना, और बच्चों के साथ हमेशा सच के साथ चलना, उनको बच्चों में यही चीज़ें सिखाना, है ना। और रिस्पेक्ट एंड टीचिंग, की उनको रिस्पेक्ट करना सिखाना, या फिर खुद भी रिस्पेक्ट करना अपने टीचिंग की। टीचिंग को बस ये ना समझना कि ये मेरी बस एक तरह से जॉब है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है, ये समझना, और आपको वो अच्छे से निभानी है। ओके, सो रिस्पेक्ट करना अपनी टीचिंग की, और बच्चों से भी वही उम्मीद रखना है, बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाना। आफ्टर दैट इज इंट्यूशन एंड अडेप्टेबिलिटी, सो डेवलपिंग द एबिलिटी टू सेंस स्टूडेंट्स नीड्स, कि आप में आप
एक तरह से स्टूडेंट्स की नीड को समझने की एबिलिटी डेवलप करो खुद के अंदर, ठीक है। डेवलप द एबिलिटी टू सेंस स्टूडेंट्स नीड, कि ये देखो कि बच्चों को क्या चीज़ें समझ आ रही हैं, क्या उनकी नीड्स है, क्या उनकी डिमांड्स है ना, टीचर को लेकर, एंड एडजस्ट टीचिंग मेथड अकॉर्डिंगली, और फिर उनके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट करो। ओके, सो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं इसमें टीचर्स के लिए? अटेंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप की टीचर जो हैं क्या कर सकती हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप अटेंड कर सकती हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकती हैं, है ना। और रीड एक्सटेंसिवली, कि एक्सटेंसिवली इन द सेंस कि ऐसी चीज़ें पढ़े जो उनकी किसको इम्प्रूव करे, उनकी हैबिट्स को इम्प्रूव करे, लर्निंग हैबिट्स को इम्प्रूव करे, और उनमें नॉलेज आए, है ना, नॉलेज लेने के लिए पढ़े वो। आफ्टर दैट इज एंगेज इन फिलोसफिकल डिस्कशन, तो अपने कलीग्स के साथ, है ना, या फिर अपने सीनियर्स के साथ वो फिलोसफिकल डिस्कशन में एंगेज करें अबाउट द पर्पस ऑफ एजुकेशन, मतलब एक तरह से लोगों के नज़रिए लें, लोगों के व्यू पॉइंट लें कि वो क्या सोचते हैं एजुकेशन के बारे में, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनके एम्स हैं एजुकेशन के बारे में। सो ये सारी चीज़ों में वो डिस्कशन में इन्वॉल्व रहें। आफ्टर दैट इज मेक एथिकल स्टूडेंट सेंटर्ड डिसीजन इन द क्लासरूम, कि डिसीजंस एथिकल डिसीजंस लें, मतलब एक तरह से सही करें सब लोगों के साथ, सब बच्चों के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, इंटीग्रिटी के साथ और फेयरनेस के साथ, और स्टूडेंट सेंटर्ड डिसीजंस लें जो बच्चों की भलाई के लिए हो या बच्चों के हित के लिए हो। ओके, फिर उसके बाद आता है द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज आनंदमय कोश, दैट इज इनर जॉय एंड अपलिफ्टमेंट। तो इसमें क्या है, टीचिंग विद पैशन एंड पर्पस, कि बच्चों को पैशन के साथ सिखाएं, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ टीचिंग को एक तरह से ड्यूटी या जॉब जॉब ना माने, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने, उसको अपना पैशन माने, कि आप टीचिंग कर रहे हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, है ना। तो जब आप किसी काम को बहुत ज़्यादा लगन के साथ करते हो, वही आपका पैशन होता है ना, तो टीचिंग को वही चीज़ मानना आनंदमय कोश हमें बताता है, और एक तरह से पर्पस होना चाहिए उसका, एम होना चाहिए। तो द फाइनल कोश रिप्रेजेंट प्योर जॉय, कि आप बहुत हंसी खुशी के साथ ये चीज़ें कराओ, एक्टिविटीज़ कराओ। फुलफिलमेंट एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, एक आध्यात्मिक वेलबींग बनो, मतलब बच्चों को भी सिखाओ किसके बारे में, ये जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनके बारे में, और खुद भी सीखो। अ टीचर हु नर्चर दिस कोशा टीचर्स विद लव, पैशन एंड अ डीप सेंस ऑफ पर्पस, कि जो टीचर इस कोशा में एक तरह से नर्चर करेगी खुद को उसमें ढालेगी या ध्यान रखेगी, पालन पोषण करेगी उस चीज़ में इस आनंदमय कोश में, तो वो कैसे पढ़ाएगी, लव के साथ, मतलब बहुत प्यार से पढ़ाएगी, उसको पैशन मानेगी, है ना कि सिर्फ एक जॉब मानेगी, और डीप सेंस ऑफ पर्पस होगा उसका, एक तरह से सिर्फ उसका सिलेबस कंप्लीट कराना पर्पस नहीं होगा, बल्कि उसका पर्पस होगा कि बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ओके, सो की फोकस एरियाज क्या है? फाइंडिंग जॉय इन टीचिंग, की पढ़ाने में खुशी ढूंढेगी, कल्टिवेटिंग एंथुसियाज्म, की बच्चों में एंथुसियाज्म कल्टिवेट करेगी, उनको बढ़ावा देगी, एंड अ लव फॉर लर्निंग, और बच्चों में लर्निंग के प्रति प्यार बढ़ाएगी, एक तरह से मतलब वो लर्न करने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा, ज्ञान ज्ञान लेने के लिए। आफ्टर दैट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक तरह से बिल्ड करेगी टीचर, डेवलपिंग अ डीपर सेंस ऑफ मीनिंग इन वंस रोल एज अ टीचर, कि क्या करेगी, डीपर सेंस ऑफ मीनिंग डेवलप करेगी बच्चों में, कि टीचर का क्या रोल है, सिर्फ टीचर का रोल सिलेबस कराना ही नहीं, बल्कि आपको गाइड करना भी है, मेंटर का भी है, फैसिलिटेटर का भी है ना। तो बहुत सारे रोल हैं टीचर के, तो उन सब चीज़ों के बारे में डीपर उनको बताएगी, किनको, टीचर को, और खुद के अंदर भी वो सारी चीज़ें डेवलप करेंगी। ओके, फिर उसके बाद है सर्विंग विद कंपैशन, कि कंपैशन के साथ सर्व करेगी, मतलब अपनी जो चीज़ें हैं, जो पढ़ाना है, वो क्या करेगी, वो कैसे पढ़ाएगी, व्यूइंग टीचिंग एज अ फॉर्म ऑफ सर्विस दैट ट्रांसफॉर्म लाइफ, कि टीचिंग को अभी जैसे जैसे बोला हमने कि जॉब ही नहीं मानेगी, बल्कि ये मानेगी कि वो उसकी सर्विस है, वो उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बहुत सारी लाइफ को चेंज कर सकती है ना, बहुत सारी जिंदगियों को चेंज कर सकती है। सो उस तरह से पढ़ाना बच्चों को। सो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं इसमें? एंगेज इन एक्टिविटीज दैट ब्रिंग जॉय लाइक म्यूजिक, नेचर एंड क्रिएटिव हॉबीज, ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना जो खुशी लाए, म्यूजिक के साथ जैसे नेचर के साथ पढ़ाना, या फिर क्रिएटिव हॉबीज के साथ पढ़ाना। सो उसके बाद है डेवलप अ डीपर कनेक्शन, ये एक डीपर कनेक्शन बनाएगी स्टूडेंट्स के साथ थ्रू जेन्युइन केयर एंड मेंटरशिप, की उनको मेंटर करेगी, मतलब गाइड करेगी टीचर्स, किसको, बच्चों को फैसिलिटेट करेगी उनकी लर्निंग के लिए, और उनके प्रति जेन्युइन केयर, मतलब केयर भी दिखाएगी, है ना,
सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावा दिखावा नहीं करना, बल्कि उनको उनकी सच में केयर करेगी, उनको एम्पैथी शो करेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है रिफ्लेक्ट ऑन हायर पर्पस ऑफ टीचिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, और खुद पे भी रिफ्लेक्ट करेगी और ये देखेगी कि क्या पर्पस है टीचिंग का, कि हम क्या एम है, जो एक्चुअल एम है जो हम लेकर चलते हैं वो क्या है, और कैसे ये ह्यूमैनिटी पे इम्पैक्ट करेगा, मानवता पे। जो टीचिंग का जो एक तरह से गोल है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, हमारी टीचिंग कैसे हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें भी एक टीचर को देखनी चाहिए। तो ये पढ़ा हमने आनंदमय कोश में। अब हम इसको एक तरह से ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब समरी पढ़ लेते हैं पंचकोशास की। तो अगर अन्नमय कोश की बात करें जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, तो फोकस एरिया क्या है, आपको हेल्थ पे फोकस करना है, अपनी फिटनेस पे और रेस्ट पे भी, है ना। सो की प्रैक्टिसेस क्या, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, योगा कर सकते हो, बैलेंस डाइट ले सकते हो और प्रॉपर स्लीप ले सकते हो। आफ्टर दैट इज प्रणमय कोश, दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी बॉडी। तो आप एनर्जी के लिए क्या कर सकते हो, एक तरह से ब्रीदिंग पे अपना कंट्रोल करना, इमोशंस पे कंट्रोल करना और वाइटलिटी पे, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखना। फिर उसके लिए क्या कर सकते हो आप, प्रणमय कोश सॉरी प्राणायाम कर सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपना सकते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, और ग्रेटिट्यूड सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते हो जब आपके लिए कोई अच्छा करे, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना। आफ्टर दैट इज मनोमय कोश। तो मनोमय कोश इज रिलेटेड टू मेंटल बॉडी। तो इट मीन्स कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, है ना, माइंडसेट पे फोकस करता है, मतलब आपके बिलीफ क्या, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपके इमोशंस पे फोकस करता है और रेजिलियंस पे फोकस करता है कि आप कैसे किसी की एरिया से जहाँ पे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहा है, आप वहाँ से कोप अप कैसे कर सकते हो, उसको मैनेज कैसे कर सकते हो। सो इसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो चीज़ों के बारे में, जो आप कर रहे हो एक्टिविटीज़ उसके बारे में लिख सकते हो, फिर खुद पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल, और सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू आप अपने जो चैलेंजेस जो फेस कर रहे हो उनसे मीटअप कर सकते हो। आफ्टर दैट इज विज्ञान में कोश। तो विज्ञान में कोश इज रिलेटेड टू विजडम बॉडी, दैट मीन्स द नॉलेज। तो नॉलेज होना चाहिए इसमें कि जो फोकस एरिया है एथिक्स और आपके इंट्यूशंस की, आपके इंट्यूशंस क्या हैं, आपकी एक तरह से चेतना मन क्या कहता है आपका ना, तो वो सारी चीज़ें। सो इसमें क्या है, कंटिन्यूअस लर्निंग करनी चाहिए आपको, मतलब खुद पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए आपको, और एथिकल टीचिंग करानी चाहिए बच्चों बच्चों को भी, है ना। आप मतलब ऐसी चीज़ें कराओ, मतलब नैतिक चीज़ें कराओ बच्चों को जो बच्चों की मोरल डेवलपमेंट में हेल्प करें, है ना, मोरल डेवलपमेंट को एनकरेज करें। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज द आनंदमय कोश, दैट इज द ब्लिस बॉडी, कि अगर आपने इन सब पे अपना कंट्रोल पा लिया, आप इन सब में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, तो आप ऑटोमेटिकली आनंदमय कोश में हो ही जाओगे ना। अगर आपका शरीर अच्छा है, आपकी एनर्जी अच्छी, क्लासरूम में आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, माइंडसेट एक पॉजिटिव या ग्रोथ माइंडसेट ले लिया अपना, और आपका विज्ञान में कोश भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप बहुत अच्छे से टीचिंग करा पाओगे। ब्लिस बॉडी इट मीन्स कि आप जॉय के साथ, पर्पस के साथ और एक फुलफिलमेंट के साथ कि आप बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ा पाओगे। तो इसके लिए क्या कर सकता है टीचर, फाइंडिंग पैशन, कि अपना पैशन फाइंड करे टीचिंग में, डीप स्टूडेंट कनेक्शंस की स्टूडेंट के साथ एक तरह से डीप कनेक्शंस बनाए बाय गाइडिंग देम, बाय मेंटरिंग देम। ओके, सो ये था आज के क्लास में, हमने पंचकोशास के बारे में पढ़ा। पंचकोशास कौन कौन से थे और वो कैसे हेल्प करते हैं टीचिंग की होलिस्टिक डेवलपमेंट में, मतलब टीचर के समग्र विकास में कैसे हेल्प करते हैं पंचकोशास, उसके बारे में हमने पढ़ा। आपको कोई भी डिफिकल्टी रह गई हो इस टॉपिक में तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई है, आपको समझ आया है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो टेक केयर, बाय।